सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो बेटा, सो फिजिक्स पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं और पढ़ते हैं। ये वाला डोर बंद कर दो, आप भी निकल। सो लास्ट लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, और चूँकि थोड़ा सा समय कम है हम लोग के पास, इस वजह से मैं टॉपिक को कवर करने में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स हम लोग एक बार सिलेबस ओवर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, ठीक है? तो जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा उस समय हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी वजह से मैंने न्यूमेरिकल्स के कुछ पोर्शंस को स्किप किया हुआ है, वो आप लोग कवर करोगे। एनसीईआरटी का जो बुक है या फिर जो भी आपका साइड बुक है, सेलर हो रहा चाहे कोई भी हो, उसमें के जितने भी न्यूमेरिकल से बेटा डील करो, सॉल्व करो। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, मुझे मैसेज करके पूछ लेना, या फिर मेरे लैब में आ जाना, मेरे केबिन में आ जाना, वहाँ पर पूछ लेना। तो फिलहाल मैं आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। आज एक नया फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि यहां से फिजिक्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। ये चैप्टर इसलिए भी थोड़ा सा बच्चों को टेंशन देता है क्योंकि बच्चे इस लेवल तक जाकर के सोच नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते हैं। यहां बात केवल इमेजिनेशन की होगी और किसी भी चीज की नहीं होगी। हम लोग पूरा का पूरा इमेजिनेशन के ऊपर काम करेंगे। जितना बढ़िया आप इमेजिन कर लोगे उतनी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपका इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत तगड़ा है, ठीक है? नहीं भी होगा, कोशिश करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। आप लोग 10th पास करके आए हो और आप लोग अब तक जो भी चीज़ों से डील कर रहे थे फिजिक्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, इसके पहले 9th में जो है आप लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे, लाइट की बात कर रहे थे, मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जाना हुआ है। 10th तक जो होता है बेटा वो केवल और केवल इंट्रोडक्शन होता है, वो फिजिक्स नहीं होता, वो केवल एक इंट्रोडक्शन होता है कि ऐसा होने से ऐसा होता है। 11th एंड 12th बताता है आपको कि ऐसा होने से ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो 9th एंड 10th में आप लोग केवल इतना जाने हो कि फिजिक्स नाम का कोई तत्व होता है, एलिमेंट होता है, और उस तत्व या एलिमेंट के बारे में आप लोग नहीं जानते हो। अभी आप लोग केवल इतना जानते हो कि फलाना चीज करेंगे तो ढमकाना हो जाएगा। अब जो है, अब तक जो भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी तक जो भी चीजें पढ़ा आप लोगों ने, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। 9th में अगर मैं बात करूं तो आपने ग्रेविटेशन पढ़ चुका है, काइनेमेटिक्स पढ़ चुका है, यानी कि जो मोशन इक्वेशन वगैरह होता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुका है, फ्रिक्शन आपके लिए नया था, है ना? वर्क पावर एनर्जी भी आपने पढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ उसमें टर्म्स थे जो नए थे आप लोगों के लिए। लेकिन अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो वो पूरा नया है, एकदम नया। इसके बारे में कभी सुने भी नहीं होगे तुम लोग, ना कभी जानते होगे इसके बारे में। यस कभी तो ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर के बारे में आप लोगों ने कभी कुछ भी सुना नहीं, कभी कुछ भी देखा नहीं, और ऐसे चैप्टर को हम लोग जा रहे हैं डील करने। तो टॉपिक होगा आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, चैप्टर नंबर 7 एंड सीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4, ठीक है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से पहले समझते हैं। देखो, जब आप लोग 9th की बात कर रहे थे, 10th की बात कर रहे थे, या फिर किसी भी अदर क्लासेस की बात कर रहे थे, तो अगर मैं आपसे कहता था कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में सोचो, तो आप ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में किस तरीके से सोचते थे? मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरा शेयर करो, क्योंकि यहां पर इमेजिनेशन ही आपका एक टूल है, जिस टूल के हेल्प से आप इस तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग, मैं आपसे पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो आप लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ इस तरीके का इमेजिनेशन करते होगे।
कि सर ये ऑब्जेक्ट है कोई, अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट गोल गोल ऐसे से घूमे तो सर्कुलर मोशन होगा। बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि अब तक जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने होल बॉडी को लेकर के पढ़ा, पूरे के पूरे बॉडी को लेकर के पढ़ा। अब जो मोशन की बात करेंगे हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करेंगे। देखो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि जो कोई ऑब्जेक्ट अगर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स से ऑब्जेक्ट्स मिलकर के बने होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये पार्टिकल्स आपस में बंधे होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है ना। तो सबसे पहली चीज कि एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप बाय स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे बहुत ज्यादा नंबर के पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जिससे एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। यहां तक आपको पता है। अब जो सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की जब मैं बात करूंगा तो बेटा मैं होल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा। मुझे मतलब नहीं है कि इसके जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है, मुझे मतलब है कि इनके पार्टिकल्स कैसे कैसे मोशन कर रहे हैं। याद करो जब मैं न्यूमेरिकल सेशन आपका चला रहा था तो उस समय एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक चेन रखा हुआ है और चेन का कुछ भाग जो है बेटा सस्पेंड कर रहा है। याद है न्यूमेरिकल ऐसा कुछ मैंने बताया था कि एक चेन एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, 2 मीटर का टोटल लेंथ 2 मीटर का है और इसका जो 0.6 मीटर जो है वो सस्पेंड कर रहा है टेबल से। इसको उठाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि 0.6 मीटर हाइट नहीं होगा यहाँ पर। ये जो हाइट होगा यानी कि पूरा उठाने के लिए 0.6 काम नहीं करना होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मली उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अभी आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें केवल सेंटर ऑफ मास को मोशन कराना होता है। तो अगर हम लोग ये 0.3 इसको ऊपर की तरफ मूव करा लेते हैं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद है? ये क्वेश्चन आपको याद है? वो जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर इस्तेमाल किया था ना, वही कॉन्सेप्ट को आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स है, इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, है ना। एक दूसरे से क्या होते हैं? कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। दीज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स वन टू अदर, एक से दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है, दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू बॉन्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बांध के रखने में ये जो पार्टिकल्स, ये जो फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके अंदर कोई फोर्स लग रहा है, तो हाँ लग रहा है। इसके अंदर फोर्स लग रहा है, इसी वजह से इस ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में है। अगर ऑब्जेक्ट के इसके अंदर अगर फोर्स नहीं लगता तो ये क्या होता? एक ऑब्जेक्ट फॉर्म ही नहीं करता। बोलो हाँ या ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एनी ऑब्जेक्ट मेड अप बाय स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स टू अदर्स, है ना, दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप को फॉर्म करने में ये फोर्सेस क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो चीजें क्लियर हो गई। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती हैं पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उनके अंदर फोर्स लगता है। दो चीजें, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल फोर्सेस। तो जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं बेटा, क्या इंटरनल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज करता है? इंटरनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाता है? नहीं होता है। जरा सा देखो,
ये एक माइक है, ये माइक इधर रखा हुआ है, तो इसके भी पार्टिकल्स होंगे, इसके भी पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो क्या इस फोर्स की वजह से इसका शेप चेंज हो रहा है डेली डेली? नहीं हो रहा है ना। डेली क्या मतलब कभी नहीं हो रहा है, तो फिक्स है। तो जो इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस डज नॉट प्रोड्यूस चेंज इन शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इंटरनल फोर्सेस कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब है बेटा कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तभी तो देखो, अगर एक बच्चा है यहां पर खड़ा है, इस बच्चे का एक हाथ पकड़ करके यहां पर एक बच्चा खींच रहा है, ये वाला एक और बच्चा खींच रहा है, ठीक। लेकिन ये बच्चा जो है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या है? यहां से लगने वाला फोर्स, यहां से लगने वाला फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इंटरनल फोर्सेस जीरो है तो उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं बेटा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, अभी हेल्प करेगा ये सारी चीजें समझने में। तो सबसे पहले आप समझ लो बेटा कि ये जो चैप्टर है ना, वो 11th का, इसके अंदर कुछ औकात है, ठीक है, इसके अंदर कुछ दम है, इस चैप्टर के अंदर कुछ दम है। पहली बात, आप लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं है कभी, तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है, उस टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार उस टर्म्स को समझ लिए ना, तो फिर ये चुटकियों का खेल होगा। मैं वही कर रहा हूं आपको। तो पहले बेसिक टर्म्स को हम लोग समझते हैं। अब तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, इन फोर्सेस को हम लोग इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। इंटरनल फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब सभी इंटरनल, भाई अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है बेटा, तो ऑब्जेक्ट के कई सारे पार्टिकल्स होंगे, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज F1, F2, F3, F4, F4 सब एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं ना, सो सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज जीरो, नेट इंटरनल फोर्स इज जीरो। तभी तो इस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो, तीन चीजें अब तक क्लियर हो गई आपकी, तीन चीजें, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है बेटा कि एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप बाय स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स वन टू अदर, these forces are called internal forces, these internal forces does not produce any change in the shape or size of the object, that means the sum of all internal forces is always equal to zero. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां तक एक बार पेन से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा चैप्टर का नेम होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो बेटा। देखो, all objects are made up by very small, all objects made up by very small large number of particles, very small large number of particles. These particles exert force one to other. These particles exert force one to other. These particles exert force one to other. These forces are called internal forces. These forces are called internal forces. Okay. Since internal forces does not produce, any change in internal forces does not produce any change in shape or size of the object,
Hence, sum of all internal forces are always equal to 0. Hence, sum of all internal forces are always equal to 0. ओके, चलो क्लियर है। ये केवल और केवल आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट स्टडी होगा आपका सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट स्टडी होगा क्या आपका सेंटर ऑफ मास। इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं अब आपकी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो चलो ठीक है, देख लो बेटा। कुछ नाम दे देते हैं, M1, M2, M3, M4, M5, M6। आप देख रहे हो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है बेटा यहाँ पे। बायो वाले बच्चों को ये अमीबा लग रहा होगा, लेकिन अमीबा है नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाने की कोशिश किया, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा गंदा है तो माइंड मत करना। M1, M2, M3, M4, M5, M6, लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स का मास है ये M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो देखो जो पार्टिकल्स होती हैं बेटा, उनका जो मास होता है वो फाइनाइट होता है। यानी कि भाई ऑब्जेक्ट के पास मास कहाँ से आया, पार्टिकल के मास से आया। तो जो ये पार्टिकल्स का मास होता है वो डिफाइंड होता है, ठीक है। डिफाइंड का होता है मतलब फाइनाइट होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। लेकिन इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक। तो अगर सेंटर ऑफ मास की मैं बात करूं तो इस होल ऑब्जेक्ट में, जबकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बेटा, इस होल ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन सभी का अपना खुद का कुछ मास है। तो जब इस पूरे ऑब्जेक्ट की मैं जब मोशन की बात करूंगा, मोशन सपोज कर लो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो एक गरीब बच्चा जो कि 11th में नहीं पढ़ता है, 9th-10th में पढ़ता है, वो कहेगा कि सर पूरा ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है। लेकिन जो बच्चे 11th में हैं और वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अभी पढ़ रहे हैं, तो वो कहेंगे कि सर हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। भाई हर एक पार्टिकल का अपने पोजीशन वेक्टर के साथ मूवमेंट है कि नहीं है। देखो x है, ये y है और ये z है। अगर तो देखो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो m1 भी x से y से z से मूव कर रहा है, m2 भी मूव कर रहा है। तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। यहां से फिजिक्स को देखने का नजरिया बदल दो। अब जो है जहां होल ऑब्जेक्ट की बात करते थे, अब पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं सेंटर ऑफ मास आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पार्टिकल का मास इंडिविजुअल है, अलग है। किसी मास का दूसरे मास से कोई मतलब है नहीं, सब कुछ ना कुछ डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड है। ये पार्टिकल्स का मास आपस में कंबाइंड होकर के इस ऑब्जेक्ट का होल मास डिफाइन कर रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की मैं बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इन पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा है। बोलो हाँ या ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब पूरे पार्टिकल्स का मास अलग अलग जगहों पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो अगर मुझे इसके मोशन की बात करनी होगी तो मुझे इंडिविजुअल सारे पार्टिकल्स की बात करनी पड़ेगी। और हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर अंदर मैं पार्टिकल्स को काउंट करने जाऊं तो मिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इतने सारे पार्टिकल्स की बात हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब तक जो हमने पढ़ा वो गलत पढ़ा। अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की बात करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, यही ना पढ़े हम लोग, पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। हमने गलत नहीं पढ़ा, हमने उस वक्त सही पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि वो सही क्यों है। जैसे हम लोग पढ़े ना कि बॉल अगर है तो बॉल के मोशन की बात करना है अगर हमें, तो बॉल के सेंटर के मोशन की बात कर लेते हैं। जैसे बॉल है, ये बॉल है आपका, बॉल का सेंटर ही है बेटा। तो अगर मुझे इस बॉल के मोशन की बात करना, बॉल स्ट्रेट जा रहे थे, ये जो सेंटर है इसका, इस सेंटर अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो कह देंगे बॉल सेंटर, बॉल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। इसका जो सेंटर है अगर वो एक सर्कुलर पाथ को मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो कह देंगे बॉल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा वो गलत पढ़ा नहीं, हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, गलत नहीं पढ़ा। क्योंकि बॉल के भी मासेस तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बेटा, बॉल के भी मासेस तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम केवल क्यों सेंटर वाले
पॉइंट को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इस पार्टिकल्स के सभी मास जो हैं कंसंट्रेटेड होते हैं। यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पर सभी पार्टिकल के मास को हम लोग सपोज कर सकते हैं कि उसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, तो आप कहोगे कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर विच ऑल द मासेस आर कंसंट्रेटेड और ऑल द मासेस आर सपोज टू बी एट दैट पॉइंट। सपोज कर सकते हैं सभी मासेस उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, मासेस तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर मासेस क्या होती हैं, कंसंट्रेटेड होती हैं, उसी की तरफ सपोज करते हैं, उसी के ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, यानी कि यहां से ये मास कनेक्टेड होगा, यहां से ये मास कनेक्ट होगा, यहां से ये मास कनेक्ट होगा, यहां सभी मासेस सपोज करेंगे कि उसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो मिलियंस एंड बिलियंस पार्टिकल्स के मोशन की बात करने से बेटर होगा हम एक पार्टिकल की मोशन की बात कर लें। तो अगर ये पॉइंट सभी मासेस को अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ है, सपोज कर रहे हैं कि उसी पॉइंट के ऊपर सारे मासेस एक्ट कर रहे हैं, तो इतने सारे पार्टिकल्स की बात ना करके हम केवल इसी के मोशन की बात करेंगे। समझ आ रही बात? और यही रीजन था कि वो जो चेन वाला इक्वेशन मैं आप लोगों से करा रहा था, मैंने करा था कि पूरे को मोशन ना कराओ, केवल इसके सेंटर ऑफ मास को उठा करके ऊपर कर लो, मेरा काम हो जाएगा खत्म। इंटरकनेक्ट किए, लिंक हुआ, जो पढ़ाया था वहां पर, वहां से ये समझ में आ रही चीजें। देखो बहुत ही बारीकियां हैं इसमें, आपको इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं सेंटर ऑफ मास का। मेरे पास एक मोबाइल था, स्मार्टफोन था, वो स्मार्टफोन क्या हुआ बेटा, एक बार गिर गया, ऐसे करके खड़े गिरा, तो उसका जो डिस्प्ले था ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हो गया। क्लियर? एक दिन मैं बाइक चला रहा था, दूसरा स्मार्टफोन मेरे पास आ गया था, थोड़ा सा पैसे वैसे है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा स्मार्टफोन आ गया। तो वो मैं बाइक चला रहा था और जब मैं बाइक से उतर रहा था तो मेरा स्मार्टफोन का जो स्क्रीन था वो इधर की तरफ था, हैंडल से थोड़ा सा उसके सेंटर के ऊपर, स्क्रीन के सेंटर के ऊपर टिक कर गया, कट से। तो जब मैं मोबाइल निकाला तो मैं देखा कि पूरा मेरा डिस्प्ले डैमेज हो चुका है। जब मोबाइल मेरा गिरा था उस वक्त केवल उसका एक टॉप कॉर्नर डैमेज हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि हैंडल से छोटा सा क्या मिला, पुश मिला उसको स्क्रीन को मेरे, और पूरा का पूरा स्क्रीन डैमेज हो गया। तो हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ ये कि जब मैं बाइक से उतर रहा था तो हैंडल जो है ना वो स्क्रीन के सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट कर गया, जो फोर्स लगा वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट किया, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर एक्ट कर रहा है तो वहीं पे तो सारे मासेस कनेक्टेड हैं, तो सारे मासेस डिस्टॉर्ड हो गए, और डिस्टॉर्ड हो गया तो मेरा स्क्रीन ही पूरा डैमेज हो गया। समझ में आ रही बात? लोग कहते हैं, आप लोग सेल्फ डिफेंस में पढ़ते होंगे क्या, कि ऐसे पॉइंट पे हमला करो कि आदमी मर जाए या फिर उठ ही ना पाए, जैसे गले के पास यहां पर किसी को, सेल्फ डिफेंस आप लोग जानते हो? चलो नए वाले सर आए हैं फिजिकल एजुकेशन को, वो आप लोगों को सिखाएंगे कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है। तो वह यहां पर अगर अटैक करोगे तो क्या हो जाता है, इंसान कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो सकता है। एकदम यहां पर अगर अटैक करोगे तो हो सकता है, मतलब जो आपका रिब केज होता है, रिब केज के जस्ट अंदर की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो वो डेंजरस पॉइंट्स होते हैं, वहां पर अगर हिट करोगे तो क्या हो जाएगा, आदमी कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर अटैक सेंटर ऑफ मास पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, मत कर देना। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज दैट रेफरेंस पॉइंट ओवर विच होल मास इज सपोज टू एक्ट। पूरा का पूरा मास, सभी पार्टिकल के मास सपोज करता है कि उसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? कोई दिक्कत? एकदम समझ में आ गई बात, सेंटर ऑफ मास का कहानी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा बेटा, देखो सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास कुछ और है, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो कैसा है। तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरा मेन मोटो होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मसवा क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मसवा क्या है पहले वो पकड़ लेंगे, फिर कैसे निकालेंगे वो पकड़ लेंगे, फिर
और क्या क्या उसके अंदर है तमाम चीजें वो भी पकड़ लेंगे। ठीक, तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और उम्मीद करते हैं कि आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं बेटा आपसे पूछूं कि एक यूनिफॉर्म लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, और इसका मैं अगर आपसे सेंटर ऑफ मास पूछूं तो कहां अलाई करेगा? यूनिफॉर्म एल लेंथ का रॉड है, एकदम सेंटर पे एक्ट करेगा बेटा। अगर आपके पास एक स्फेयर है तो कहां करेगा? सेंटर के ऊपर, है ना। ओके बेटा, नोट डाउन कीजिए सेंटर ऑफ मास। लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज दैट रेफरेंस पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज दैट रेफरेंस पॉइंट over which whole mass of the object supposed to act, over which whole mass of the object supposed to act। ठीक है, whole mass of object supposed to act। okay, full stop, para change। the motion of object, the motion of object can be described by the motion of the center of mass of the object। बोलो हाँ या ना? ओके, चलो शाबाश। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। पहले दो पार्टिकल का समझ ले, दो ठो पार्टिकल सपोज करके सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, उसके बाद सपोज कर लेंगे बहुत सारे पार्टिकल है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग होगा आपका क्या बेटा? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। यानी कि दो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ एक ऑब्जेक्ट, उसके सेंटर ऑफ मास की मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं बेटा, एक डायग्राम है, इसको ध्यान से समझना बेटा। एक्स है, वाई है, दो एक्सिस मैंने बना के रखा हुआ है। मैं सपोज कर ले रहा हूं यहां पर इसका पहला ऑब्जेक्ट है, मतलब पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है। पहले पार्टिकल का मास जो है बेटा वो m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास जो है वो m2 है। ठीक, तो पहले पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से r1 वेक्टर के डिस्टेंस पर है, पोजीशन वेक्टर क्या है इसका? r1 है, और दूसरा वाला किस पे है बेटा? r2 वेक्टर पे है। क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात? चलो ठीक है, अब ये दोनों जो है वो एक लाइन ज्वाइनिंग से मिला देते हैं, दोनों मासेस को एक लाइन ज्वाइनिंग से मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो शाबाश है। अब मुझे पता है कि दो पार्टिकल्स जिनके पास मासेस होते हैं बेटा, उनके पास फोर्स लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पता है ना आपको? दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा फोर्स लगता है, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, 9th में पढ़ा है आपने। यानी कि अगर ये पार्टिकल नंबर 1 है तो फोर्स ऑन 1, पहले के ऊपर फोर्स लगेगा, किसके वजह से लगेगा? दूसरे के वजह से, है ना। यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा बेटा, किधर की तरफ? इधर की तरफ। वो क्या होगा? F12। बोलो हाँ या ना? अरे हाई वाला पार्टिकल है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना। ठीक, और इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा जो कि ये वाला लगाएगा, वो क्या होगा? F21। देखो कैसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 1/2, है ना, फोर्स ऑन 2/1। F21 मतलब फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, जो नंबर पहले आएगा उसके ऊपर की फोर्स की बात करेंगे। ठीक, तो मैंने सपोज कर लिया बेटा कि हमारे पास कुछ ऐसा है, दो सिस्टम का पार्टिकल, दो पार्टिकल का सिस्टम है। अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, मुझे दो पार्टिकल्स की बात करनी है केवल। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास बेटा कहीं पे भी लाई कर सकता है, तो मैं सपोज कर ले रहा हूं सेंटर ऑफ मास जो है वो r डिस्टेंस पर है, r पे है, और ये इसका c है, यही है r सेंटर ऑफ मास। मुझे इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये rcm कितना है, rcm कितना है, ये rcm वेक्टर कितना है, ये कितना है, इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, यही हमें करना है। ठीक है, चलो तो कुछ सपोज किया है बेटा मैंने, क्या क्या सपोज किया है? लेट अस सपोज देयर इज टू पार्टिकल सिस्टम, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1
is r1 and the mass of the particle is m1. The position vector of particle 2 is r2 and the mass of the particle is m2. Clear? The force on first particle by second particle is F12 and the force on second particle by first particle is F21. ये F12 ये F21 कैसा फोर्स है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है? इंटरनल फोर्स होगा, डेफिनेटली इंटरनल फोर्स होगा बेटा, यही तो ऑब्जेक्टिव है, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो ये दोनों आपस में बंधे कब रहेंगे? जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तभी तो एक दूसरे को पकड़े रहेगा। तो यानी कि F12 और F21 क्या है बेटा? इंटरनल फोर्सेज है। अब मुझे पता है बेटा कि इंटरनल फोर्सेज डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ चेंज, कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर, इसको मूव कराने के लिए। तो मैं सपोज कर रहा हूं इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स मैंने लगाया F1 एक्सटर्नल और सिमिलरली इसके ऊपर भी लगाया एक फोर्स, ये होगा F2 एक्सटर्नल। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? द सेंटर ऑफ मास RCM is defined as M1 R1 plus M2 R2 divided over M1 plus M2। सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम का इस फॉर्मूले से निकालते हैं, RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। अब F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से दो फोर्सेस लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हाई वाला जो पार्टिकल हुआ है ये भी मोशन करेगा, ये वाला पार्टिकल है ये भी मोशन करेगा, दोनों मोशन करेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि पहला पार्टिकल A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सेकंड पार्टिकल A2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम में मैं हमेशा कहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज कर लो ये जो है ऐसे करके कोई टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे करके लगा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मोशन अगर नीचे की तरफ हो रहा है ए, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके ऊपर टेंशन टी लग रहा है तो टी माइनस नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है M1 mg इक्वल्स टू ma, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ लिखते थे हम लोग, याद करो फ्री बॉडी डायग्राम में। तो टी क्या है? फोर्स है, फोर्स में से फोर्स माइनस हुआ, क्या मिला? फोर्स मिला। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आया है ये कि फोर्स में से फोर्स को माइनस करेंगे तब भी फोर्स ही तो मिलेगा। यहां पर कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है? क्लियर है? अब देखो टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर बेटा टोटल फोर्स निकालना है मुझे। तो पहला तो F12 लग रहा है, बोलो हाँ या ना, है ना? दूसरा क्या लग रहा है? F1 एक्सटर्नल लग रहा है। अच्छा, दोनों फोर्सेस का सम क्या मिलेगा? M1 A1, याद है? अरे मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो ये दोनों मिलकर क्या देगा? M1 A1 देगा। बोलो हाँ या ना? अरे है, ये दोनों फोर्स मिल करके तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू M1 A1 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। देखो ये M1 A1 इसलिए लिखे हैं बेटा क्योंकि इसी टर्म में हमको चाहिए वैल्यू, वरना हम भी इसको लिखते हैं टोटल फोर्स F लिख देते हैं। लेकिन M1 A1 लिखने का मतलब है कि आप समझो कि पहले वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मास M1 लिया है। और एक्सेलरेशन क्यों A1 लिया हुआ है? क्योंकि पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन A1 है, सपोजिशन है मेरा। ठीक है? एज्यूम किया है मैंने। अच्छा, दूसरे के ऊपर टोटल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल क्या होगा बेटा? F21 प्लस F2 एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? M2 A2। क्लियर? एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं बेटा। अब आपको क्या मिल जाएगा जरा सा देखो, M1 A1 प्लस M2 A2, M1 A1 प्लस M2
A2 इक्वल्स टू F12 प्लस F1 एक्सटर्नल, F21 प्लस F2 एक्सटर्नल, सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। F12 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। बोलो हाँ या ना बेटा, यही तो होगा, पक्का? चलो अब जरा सा देखो, F12 और F21 क्या है बेटा? F12 और F21 क्या है? इंटरनल फोर्सेस है। तो इंटरनल फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज प्रोड्यूस करता है? नहीं। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस क्या होता है? तो यहां पर F12 और F21 का सम कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है। मैं पहले बार से ही बोल रहा हूं। तो अब आपको मिल जाएगा बेटा F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इक्वल्स टू M1A1 प्लस M2A2। अब F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल ही क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। पक्का? क्लियर है? चलो ठीक है। अब इसको पूरे को मैं लिख दे रहा हूं F, लिख दूं? हाँ, दोनों फोर्सेस का सम F इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा आपको? M1A1 प्लस M2A2। अच्छा, F मतलब क्या होता है? फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे सिस्टम का मास। दो पार्टिकल सिस्टम की वजह से जितना मास मिल रहा है उतना कैपिटल M लिख दिया मैंने। अच्छा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन होगा? A1 लेंगे कि A2 लेंगे? A1 लेंगे या A2 लेंगे? ना A1 लेंगे ना A2 लेंगे, क्योंकि यहां पर जब पूरे सिस्टम का मास की बात कर रहे हैं तो हम A की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास का, है ना? यानी कि A क्या लेंगे हम लोग? ACM लेंगे, A सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे। समझ मेरी बात? दैट इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2। यहां तक क्लियर है? अब आपको पता है बेटा कि अगर पोजीशन को R को dr/dt लिख देते हैं तो आपको मिल जाता है V, वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है? V को dv/dt लिख देते हैं तो आपको मिल जाता है A, है ना? पता है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? वेलोसिटी मिल जाता है। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर क्या मिल जाता है? जर्क मिल जाता है। याद रखना, ठीक है? जर्क, ठीक है? तो अगर मुझे यहां, चलो ठीक है, अगर मैं कहूं बेटा कि पोजीशन को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी मिला था, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। d2r/dt की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन ही होगा। बोलो हाँ या ना? अरे पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी मिला था, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो दो बार लिखने से बढ़िया है एक ही बार में पोजीशन को d2r/dt लिख दिया मैंने। ठीक है? अब इसी को मैं यूज कर लूंगा यहां पे। m की जगह पे m रखेंगे, ACM की जगह पे क्या रखेंगे? d2/dt स्क्वायर RCM। क्या लिखेंगे? RCM, क्योंकि हमको R के ही पोजीशन के ही टर्म में चाहिए फॉर्मूला। तो RCM हो जाएगा यहां पर इक्वल टू M1, तो M1 रहेगा। A1 की जगह पे क्या लिखेंगे? d2/dt स्क्वायर R1 प्लस A2 की जगह पे क्या लिखेंगे? अरे भाई d2r1/dt स्क्वायर इक्वल टू A1। तो A1 की जगह पे यहां पर क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा, क्योंकि R1 को ही डिफरेंशिएट करेंगे दो बार तभी तो A मिलेगा। देखो ये आपको इसलिए दिक्कत कर रहा है क्योंकि आपने बेसिक मैथमेटिक टूल्स नहीं पढ़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी 4-5 दिन की छुट्टी थी, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए था। चैनल पे जाओगे वहां पर मिलेगा, सारी चीजें वहीं पे उपलब्ध है आप लोगों के लिए। वहां पर जाकर के पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, अनलेस आपको समझ में नहीं आएगी। यहां पर मैं कितना भी फोकस करा दूं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है?
तो आर पोजीशन है, पोजीशन को कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। क्यों मिलता है? आप देखो ना, पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो आर पोजीशन है, टी टाइम है, तो इसी को डी आर अपॉन डी टी लिख दिया। अगर क्या लिखा मैंने लिखा वेलोसिटी लिखा। क्या है? क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी तो मिलेगा। अच्छा, dv अपॉन dt ये हो जाता है एक्सेलरेशन a। तो अगर मैं इसी को d2r अपॉन dt स्क्वायर लिख करके a लिख दूं, यानी कि 2 बार पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ही तो मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं तब से, या तो तुम अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखो या तो उसी पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो अब मैं मान ले रहा हूं कि आपको आता है, मैं इसके ऊपर जाऊंगा नहीं, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, वो आपका टास्क है, आप घर पे जाकर के पढ़ोगे, ठीक है। तो पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यानी कि d2r1 अपॉन dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a1, d2r2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a2। क्लियर है? यानी कि m को क्या लिख सकते हैं बेटा? m तो m है, d2rcm डिवाइडेड ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस, दिख रहा है हाँ, प्लस m2 d2r2 डिवाइडेड ओवर dt स्क्वायर। ये लिख सकते हैं बेटा। 2 बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब अगर rcm को डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा, किसका? सेंटर ऑफ मास का, acm का। तो m1 अब मैं d2 अपॉन dt स्क्वायर सब में से कॉमन कर ले रहा हूं। d2 अपॉन dt स्क्वायर सब में से कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कहां लिखूं? यहां लिखूं? पाप हो गया। तो आपको मिल जाएगा बेटा क्या है यहां पे? m rcm और इधर क्या आएगा? d2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वस टू क्या मिल जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। d2 अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, दोनों तरफ d2 अपॉन dt स्क्वायर छोड़ सकते हैं, इसको ड्रॉप कर दिया मैंने। तो आपको मिल जाएगा m rcm इक्वस टू m1 r1 प्लस m2 r2। तो rcm कितना हो जाएगा बेटा? m1 प्लस m2 डिवाइडेड ओवर कैपिटल M, और कैपिटल M क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, यानी कि m1 प्लस m2 है। तो आपको मिल जाएगा rcm इक्वस टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड ओवर m1 प्लस, यही तो फॉर्मूला था, देख लो, फॉर्मूला तो वही था ना। ठीक है, सो ये हो गया कैसे आपने डिराइव किया, किसको? सेंटर ऑफ मास, 2 पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से हम लोग ने डिराइव किया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, अब जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी कि अब तक 2 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे थे, अभी n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे। तो हेडिंग होगा आपका COM, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम। तो क्या होगा, क्या बेटा होगा क्या? एक होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। तो ऐसे करके पोजीशन R1, ये क्या है? M1। ठीक है, ये सपोज कर लो M2, ये क्या होगा? R2, M3, R3, ठीक, M4, R4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा? सपोज कर लो ये RCM है आपका, क्या है? ये M है, M सेंटर ऑफ मास पे, तो कैपिटल M होगा क्योंकि टोटल मास उसी के ऊपर सपोज करता है, एक्ट करता है। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? RCM। ठीक, ऐसा कुछ केस है आपके पास। ठीक, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है बेटा,
सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश 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 Mn Rn डिवाइडेड ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश 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 Mn। बोलो हाँ या ना, ये हो गया। अब समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। अरे बेटा एडिशन ही तो है, तो एडिशन है तो समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। तो RCM इक्वल्स टू समेशन, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है बेटा, n तक जा रही है ना। तो क्या लिखेंगे, Mi Ri डिवाइडेड ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3, तो इसको हम कैपिटल M लिख दे क्या, 1 अपॉन कैपिटल M, बस सिंपल। अरे सभी को ऐड कर देंगे तो मसवे तो मिलेगा, हो गया ना, कोई दिक्कत। ये n पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हो गया, RCM की वैल्यू हो गई, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ गई बात। कितना आसान था, एक फॉर्मूला लर्न करो, अगर n पार्टिकल है तो n नंबर ऑफ पार्टिकल को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। तो यहां पर मैंने बता दिया आपको बेटा क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, अगर n पार्टिकल सिस्टम से मिलकर के कोई सिस्टम बना हुआ है n पार्टिकल से, तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होगा वो होगा RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश 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 Mn Rn डिवाइडेड हो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश डैश Mn। तो इसकी टोटल की वैल्यू टोटल मास ऑफ द सिस्टम का हो जाएगा, यानी कि कैपिटल M। और यहाँ पर मैंने Mi Ri लिख दिया, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि I दोनों में है, R1 पे भी है, R पे भी है, M पे भी है, यानी कि M1 R1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, Mn Rn तक जा रहा है। तो समेशन में भी मैंने लिख दिया इसको, क्लियर है। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला किसका, n पार्टिकल सिस्टम का, n पार्टिकल से बने हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया RCM, क्लियर है। इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका केवल इतना ही है, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक केस है बेटा, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब इसके अंदर एक केस है, मैं सपोज कर लेता हूं बेटा, क्या सपोज कर लेता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि जो पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम है आपका, टाइम ओवर हो गया क्या, ओके ओके ओके, मैं समझ गया। सो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, आज का टाइम यहीं ओवर हो चुका है। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय बाय।